हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। और हम जो हैं रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता पढ़ रहे थे और ये हमारा जो है उसका 13वां भाग है, यानी कि 13th पार्ट हम देख रहे हैं। और आज हम जो है देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखा स्टडी डिजाइन ऑफ रिसर्च, ये उसी का हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरा भाग। कुछ विधियां, कुछ जो है स्टडी डिजाइन हमारे रह गए थे जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि टेलीग्राम जो हमारा चैनल है आप उसके साथ भी जुड़िए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स और क्लास का टाइमिंग और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि पीडीएफ या और कोई रेगुलर अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती रहे। तो ये स्लाइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टेलीग्राम का हमारा जो है लिंक, और इसी के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका जो है लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा जो अनुसंधान के अध्ययन अभिकल्प यानी कि स्टडी डिजाइन ऑफ रिसर्च पार्ट 2 में जो है हमारी बची हुई जो स्टडी डिजाइंस हैं उन्हें हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में जो है हम देख आए थे, क्या क्या देख कर आए थे हम लास्ट वीडियो में हमने जो है रेफरेंस पीरियड यानी कि बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड के अकॉर्डिंग देखा था, जिसमें हमने किया था रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और पर्सपेक्टिव स्टडी। और इसी के साथ साथ हमने जो है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे देखा था हमने, तो उसमें हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप इन दोनों को समझा था कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आफ्टर दिस वीडियो गो एंड वॉच देम ऑल्सो। चलिए, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको आगे जो है देखने वाले हैं। आगे की विधियां यानी कि आगे की जो स्टडी है उसे जानने से पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रेंडमाइजेशन कैसे होता है या रेंडमाइजेशन है क्या। यादृच्छिकीकरण के द्वारा शोधकर्ता प्रतिदर्श के चयन में या शोध प्रक्रिया के दौरान पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचता है। मतलब कि अब ये रेंडमली, जैसे कि मान लो हम अपना सैंपल चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेंडमाइजेशन है क्या वो जानना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे रखा है। रेंडमाइजेशन क्या है, जब जो है एक शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर जो है वो अपना सैंपल चूज करने जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है स्लाइड पे, जो जीआईएफ मैंने रखा है यहाँ पर एक बॉटल है, इस बॉटल के साथ और भी सारी खाली बॉटल्स रखी हैं। वहां से जो बॉल्स हैं वो कोई भी रेंडमली उठाकर दूसरे बाउल्स में जो है रखी जा रही है, यानी दूसरी बॉटल्स में रखी जा रही है। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि देखिए पहले वाले उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि रेड बॉल्स ज्यादा हैं और रेड बॉल और ब्लू बॉल्स इक्वल है, लेकिन दूसरे वाले बॉक्स में जो यानी कि दूसरी वाली बॉटल में ऐसा नहीं है, वहां पर थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि रेड बॉल्स कम है, ब्लू बॉल्स ज्यादा है, तीसरी में और अलग है यहाँ पर। तो इस तरीके से कि रेंडमली वहां से बॉल्स उठाई जा रही है और इन बॉटल्स में रखी जा रही है, तो वही क्या होता है, यानी कि ऐसे तरीके का हमारा जो प्रतिदर्श होता है, प्रतिदर्श यानी कि सैंपल जो होता है वो कैसा कहलाता है, वो रैंडम कहलाता है। रैंडमली हमने जिसे चूज किया है या फिर बिना किसी पूर्वाग्रह के हमने उसे अपनी सैंपल में रखा है। इससे जो इसीलिए यहाँ पर कहा है ये कि इस प्रक्रिया के दौरान जो है क्या होता है, पूर्वाग्रह की त्रुटि से बच जाता है कौन, शोधकर्ता। पूर्वाग्रह यानी कि उसके दिमाग में जो पहले से है, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, मान लीजिए हम एक के बारे में ज्यादा जानते हैं और एक के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम जो जानने वाला ऑप्शन है उसे पहले चूज कर लेंगे। और क्यों, क्योंकि वो पहले से हमारे दिमाग में है, और ये क्या इससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो हमारे रिसर्च के लिए सही ना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पूर्वाग्रह जो वो हमारा जो मतलब ऑलरेडी हमारे दिमाग में था चीजें, वो उससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। वो हमारे दोनों ऑप्शन जिसे हमें चूज करना है, या दो डेटाज है हमारे पास या फिर दो सैंपल्स हैं, उनमें हम जब चूज करेंगे तो उसको देखेंगे जो कि हमें ज्यादा जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम पहले से जो हमारे दिमाग में चीजें थी ऑलरेडी, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी रखा हुआ था या फिर ऑलरेडी हम उसके बारे में सोच रहे थे, तो वो उससे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन रेंडमाइजेशन में इस तरह के पूर्वाग्रह से जो रिसर्चर है वो बच जाता है। यादृच्छिकीकरण में हम विषयनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ की ओर जाते हैं। विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव से हम किस तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। सब्जेक्टिव में हमने ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम लास्ट वीडियोस में दिखाए हैं, जिसने भी नहीं देखी तो आप वहां से इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं।
सब्जेक्टिव यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, ये मतलब कि उसमें सब्जेक्टिव में होता है कि हम प्रॉपर किसी सामने वाले की राय लेकर उसके बारे में जो वो कहना चाहता है उसको अच्छे से उसके तरीके से सुने। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उसे ही हमें चूज करना है, मतलब कि जो बात है वही है, साइंटिफिकली इसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। तो कैसे विषयनिष्ठ की तरफ, विषयनिष्ठ से किस तरफ जाता है, वस्तुनिष्ठ की तरफ जाता है, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि किसी भी तरह का जो है भेदभाव या फिर पूर्वाग्रह, इन सब त्रुटियों से जो है बच जाता है कौन, शोधकर्ता। तो ये था क्या, रेंडोमाइजेशन, और ये हमारी रिसर्च में काम में आता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा देख लेते हैं। ये हम कर रहे हैं अभी स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम पहला जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम देख आए हैं। अब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने दो देखे थे, प्रयोगात्मक समूह यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा हमने देखा था कंट्रोल ग्रुप। इन दोनों को हम समझ आए लास्ट वीडियो में। अब जो है हम गैर प्रयोगात्मक अध्ययन यानी कि उस तरह की स्टडी डिजाइन जहां पर नॉन एक्सपेरिमेंटल जो है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है वो, यह एक पूर्वव्यापी अध्ययन है, यानी कि पहले से पूर्वव्यापी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव है, जो अतीत में हो चुका है। गैर प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैर प्रयोगात्मक अध्ययन विकल्प इस प्रकार है। अब हम एक एक करके इनके जो है भेदों को देखेंगे, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल में कौन कौन सी जो है हमारी स्टडी डिजाइन्स आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा है क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। ये हम पहले बहुत अच्छे से अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च हम लास्ट जो है मेथड्स ऑफ रिसर्च में करके आ चुके हैं, वहाँ पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं इसे बहुत ही शॉर्ट उसमें समझाऊंगी, ज़्यादा हम इसको जो है डीपली नहीं जाएंगे, कॉन्साइज में समझ लेंगे। यह वह अनुसंधान है जिसका लक्ष्य किसी तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है। यानी कि क्या है, इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन है या फिर इस तरह की जो विधि है एक्शन रिसर्च, जो है कब काम में लाते हैं, जब हमें कोई तत्कालीन समस्या का समाधान ढूंढना हो, यानी कि उसी वक्त जो समस्या खड़ी हो और उसी वक्त हमें उसका क्या करना हो, समाधान ढूंढना हो। अर्थात जहाँ समस्या उत्पन्न हुई है वहीं उसके समाधान के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक्शन मतलब उसी वक्त उसको क्या करना है, जब हमें समस्या खड़ी हुई है जिस दौरान, जिस समय में, उसी समय में उसका क्या कर देना, उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस तरह की जो विधियां हैं या फिर ये रिसर्च डिजाइन है, ये कहाँ पर काम में आता है, ज्यादातर ये शिक्षा के क्षेत्र में काम में आता है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस में इस वाली विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर अचानक से कोई समस्या खड़ी हो जाती है और फिर उसका क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा यानी कि एक्शन रिसर्च द्वारा उसका समाधान किया जाता है। अगर आपको इसे और डीपली समझना है तो आप लास्ट वीडियोस में इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा है, यानी कि नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो क्या है, कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी डिजाइन मतलब कि सहस्त्र अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि ये किसमें आ रहा है, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइंस में हम इसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। पहला हमने एक्शन रिसर्च देखा, दूसरा हम देख रहे हैं कोहर्ट स्टडी। यह मुख्यतः एक प्रकार का चिकित्सा अनुसंधान है जो रोग के कारणों की जांच करता है। किसकी जांच करता है, रोग के, यानी कि कोई बीमारी हुई है अगर किसी को, तो हम उसकी जांच करने के लिए कौन सी जो है स्टडी डिजाइन का प्रयोग करते हैं, कोहर्ट स्टडी का, यानी कि सहस्त्र अध्ययन का जो है अभिकल्प का प्रयोग करते हैं। जोखिम कारकों और स्वास्थ्य परिणामों के बीच, जोखिम कारकों यानी कि जिससे इफेक्ट हो रही है हमारी हेल्थ वो, और स्वास्थ्य परिणाम, और उसके बाद जो हम उसको एक बार हमने मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी बीमारी, उसके अंदर उसके शरीर में क्या क्या बीमारी है वो हमने पता करना है। अगर मतलब रोगों की वो रोग क्या है और किस कारण से है वो रोग, यानी कि मान लीजिए अगर कोई धूम्रपान करता है या मतलब कि स्मोकिंग करता है तो उसको क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि रोग का कारण क्या है ये जांचने के लिए कौन सी स्टडी डिजाइन हम यूज करते हैं, कोहर्ट स्टडी डिजाइन। उसमें हम क्या करते हैं, जोखिम कारकों और स्वास्थ्य के परिणाम, यानी कि उसका जो है, यानी कि स्मोकिंग करने के बाद उस इंसान पर स्मोकिंग का जो है क्या इफेक्ट हुआ है, उसके स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सब परिणाम जानने के लिए, यानी या फिर उनके बीच में संबंध जानने के लिए कि ये जो अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है तो उसका कारण क्या है, स्मोकिंग करना ही उसका एक सबसे बड़ा कारण है। अगर वो इंसान स्मोकिंग करता होगा तो उन दोनों के बीच में संबंध जो है स्थापित करता है, कौन सी स्टडी के द्वारा करते हैं हम, ये सहस्त्र अध्ययन या फिर कोहर्ट
स्टडी के द्वारा। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना, इसके बारे में हमें क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है कि किस विधि का हम रोग के कारणों की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर चिकित्सा अनुसंधान में कौन सी स्टडी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जो है ये आ सकता है। तो हमें इसे इतना ही याद रखना है, इसे बहुत ज़्यादा जो है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है प्लेसिबो नियंत्रण अध्ययन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी, इसे हमें ध्यान से समझना है कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी डिज़ाइन है क्या। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ रोगी अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखाते हैं जबकि उनका नकली उपचार किया जाता है। जैसा कि अब देखिए, मान लीजिए अब जो है क्या बोलते हैं, अब एक दवाई हमने मान लीजिए एक कंपनी है कोई, उसने दवाई बनाई, कोई भी एक मेडिसिन बनाई है, उसको उसे टेस्ट करना है। तो वो क्या करेगा कि एक को जो है एक उसमें वहाँ पर वो 2 ग्रुप डिसाइड करेगा और उन 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप जो को क्या करेगा, वो दवाई देगा, यानी कि उसकी डोज देगा। लेकिन दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, वो उस डोज की जगह पर कुछ और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि सिर्फ चीनी की गोली दी जाती है, यानी कि एक टॉफ़ी दे देगा उस तरीके की, मतलब जैसे जेम्स आती है या और भी ऐसी कई टॉफ़ीज़ आती हैं जो मतलब दवाई जैसी दिखती है, वो उसको देगा। और क्या कहकर देगा कि ये क्या है, ये वो मेडिसिन है जिससे कि उसका इलाज हो रहा है। तो वही कह रहा है कि रोगी अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखाते हैं जबकि उनका नकली उपचार किया जाता है, जैसा कि उनको सिर्फ चीनी की गोली दी जाती है या फिर सिर्फ एक चीरा लगाकर ऑपरेशन कर दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है तो क्या करा, सिर्फ एक चीरा लगाकर, मतलब पर्टिकुलरली उसका ऑपरेशन हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ रोगी को ये दिखाने के लिए कि हाँ उसका जो है उपचार किया जा रहा है, वो जो स्टडी होती है वो कौन सी होती है, प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी। तब अनुसंधान, आगे देखते हैं, तब अनुसंधान के दृष्टिकोण से किसी उपचार विधि का प्रभाव देखने के लिए यह पता नहीं रहता कि उपचार अपना कार्य कर रहा है या नहीं, बल्कि मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो उपचार है, मतलब वो जो मेडिसिन है वो उसके ऊपर काम कर रही है नहीं, क्योंकि मेडिसिन तो दी नहीं जा रही है। बल्कि यह प्रश्न उठता है कि उपचार प्लेसिबो से अधिक प्रभावी है या फिर नहीं। मतलब कि मान लीजिए, चलिए यहाँ पर 2 ग्रुप हैं। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर ये 2 पर्सन्स हमने लिए हैं, जिसमें हमने पहले इंसान को क्या दी है, पहले वाले फर्स्ट वाली पिक्चर में जो दिख रहा है हमें, उसे हमने क्या दी, ड्रग दिया, यानी कि मेडिसिन दी, जो कि उसकी कोई भी उसको बीमारी है और मान लीजिए कैंसर है, तो कैंसर का हमने क्या दिया, उसे ये ड्रग दिया या फिर ये जो है मेडिसिन दी, ये कैप्सूल दिया। दूसरा जो है वो प्लेसिबो, उसको क्या दिया, प्लेसिबो यानी कि ड्रग के स्थान पर उसको क्या मिला, कोई एक टॉफी या चीनी की कोई मतलब चीनी की टॉफी उसको दी। लेकिन दोनों को ही ये कहा जा रहा है कि दोनों को सेम दवाई मिल रही है। तो जो है यहाँ पर जो ये प्लेसिबो जो है, मतलब सेकंड वाली जो पिक्चर है, उसे ये पता नहीं होगा कि उसे क्या दिया जा रहा है, ड्रग दिया जा रहा है यानी कि मेडिसिन दी जा रही है या फिर उसे चीनी की गोली दी जा रही है, ये उसे पता नहीं होगा। उसे क्या कहा जाएगा कि आपको जो है क्या दिया जा रहा है, आपको जो है वही मेडिसिन दी जा रही है जो दूसरे पेशेंट को दी जा रही है। तो ये जो स्टडी होती है वो कौन सी स्टडी होती है, हमारी प्लेसिबो स्टडी होती है। तो इसमें क्या ध्यान देने योग्य होता है, इसमें ये नहीं ध्यान देने योग्य होता कि किसी उपचार विधि का प्रभाव देखने मतलब कितना पड़ रहा है उसके ऊपर, बल्कि ये देखा जाता है कि प्लेसिबो का जो है, यानी कि उपचार प्लेसिबो से अधिक प्रभावी है या नहीं। अगर मान लीजिए वो पेशेंट सिर्फ प्लेसिबो यानी कि उसको जो है चीनी की दवाई दी जा रही है, उसी से अगर वो इम्प्रूव कर रहा है, तो यानी कि उस ड्रग की जरूरत ही नहीं है, उस मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसे क्या, उस प्लेसिबो के माध्यम से ही क्या हो जाएगा, उस जो सामने पर्सन है वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम समझें इसे आगे, तो इसमें जो है क्या होता है, इसे हम 3 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। पहला समूह यानी कि 3 ग्रुप्स में रख सकते हैं। पहला समूह जिसको वास्तविक उपचार मिल रहा है, यानी कि वो तो ये हो गया, जिसे क्या मिल रहा है, वास्तविक उपचार मिल रहा है, यानी कि वो मेडिसिन दी जा रही है। ये कैंसर पेशेंट है दोनों, और एक और पेशेंट हम मान लेते हैं यहाँ पर, कोई तीसरा पेशेंट भी है, 3 करके समझते हैं। तो पहले को क्या मिल रहा है, पहले को तो ओरिजिनल मेडिसिन दी जा रही है, यानी कि जो उसकी बीमारी है, जो बनाई गई है दवाई, वो दी जा रही है। फिर उसके बाद पहले को ये मिला, दूसरा दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको क्या दिया जा रहा है, प्लेसिबो दिया जा रहा है। प्लेसिबो का मतलब कि नकली उपचार दिया जा रहा है, यानी कि दवाई की जगह पर चीनी की गोलियां दी जा रही है। तीसरा समूह ऐसा, मतलब कि तीसरा जो व्यक्ति है, या फिर समूह या व्यक्ति, जो भी ग्रुप अगर हम ले रहे हैं, तो तीसरा जो व्यक्ति है उसे कोई भी उपचार नहीं मिल रहा, ना ही तो उसे ओरिजिनल मेडिसिन मिल रही है, ना ही उसे प्लेसिबो मिल रहा है, दोनों में से, यानी कि ना तो नकली दवाई दी जा रही है और ना ही उसको असली दवाई दी जा रही है। तो तीसरा जो हमारा पर्सन होगा वो ये होगा जिसे कोई भी उपचार नहीं मिल रहा है।
फिर जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और फिर उसकी तुलना जब करेंगे, उसका मतलब कि दो तीनों के बीच में देखेंगे कि ज़्यादा इफेक्ट किसको हो रहा है, विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दवा प्रभावशाली है भी या फिर नहीं, और अगर है तो कितनी है। इनसे हमें पता चल जाएगा जब हम ये तीनों को जो है क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तुलनात्मक इसमें अध्ययन करेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ जिसको असली ड्रग दिया जा रहा है यानी कि असली मेडिसिन दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उसी की बीमारी ठीक हो रही है, तो यानी कि प्लेसिबो, और जो बिना उपचार वाला है उसमें कोई भी फर्क नहीं है, यानी कि वो प्लेसिबो से ठीक नहीं हो सकता है। और मान लीजिए अगर ड्रग वाला भी ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो वाले की जो है तकलीफ ठीक हो रही है या फिर उसको में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो क्या कहा जाएगा कि प्लेसिबो से जो है, बिना ड्रग के भी हम प्लेसिबो से इलाज कर सकते हैं। तो ये क्या कब किया जाता है ये वाला, ये ज्यादातर जो है हमें चिकित्सा में ही काम में आता है, यानी कि चिकित्सा अनुसंधान में काम में आता है, जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कोई मेडिसिन या कोई ड्रग कितना इफेक्टिव है या फिर नहीं है। तो आई होप पिक्चर के थ्रू और मैंने जो एग्जांपल दिया उसके थ्रू आपको ये क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा जो पॉइंट है, यानी कि फोर्थ जो स्टडी या डिजाइन आता है वो है ओपन लेवल अनुसंधान परीक्षण। ओपन लेवल अनुसंधान परीक्षण यानी कि ओपन लेवल, यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेसिबो से थोड़ा, ये प्लेसिबो से बिल्कुल ऑपोजिट है। प्लेसिबो के विपरीत इसमें कोई जानकारी छिपाने का प्रयास नहीं किया जाता। एक चीज और यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोला, प्लेसिबो में ये जो पर्सन है जिसको प्लेसिबो दिया जा रहा है, यानी कि इसके माइंड में तो यही चल रहा है कि इसको मेडिसिन मिल रही है, यानी कि इसे नहीं पता है, जो प्लेसिबो पेशेंट होगा उसे नहीं पता है कि उसे क्या दिया जा रहा है, चीनी की गोलियां दी जा रही है। तो यहाँ पर वो, उसको पता नहीं होगा, ना ही दूसरे पेशेंट को पता होगा जिसे असली ड्रग दिया जा रहा है। लेकिन उसी के विपरीत यानी कि उसी के उल्टा ऑपोजिट क्या होता है, ओपन लेवल में यहाँ पर जो है उस इंसान को भी पता होगा जो प्लेसिबो ले रहा है, यानी कि जिसको झूठा जो है, यानी कि झूठी दवाई यानी कि नकली मेडिसिन दी जा रही है, यानी कि गोली दी जा रही है, और उसे भी पता होगा जो उसके आसपास के पेशेंट होंगे। तो प्लेसिबो के विपरीत इसमें कोई जानकारी छिपाने का प्रयास नहीं किया जाता। यह सब रोगियों को पता होता है कि वे स्वयं और यानी कि उनका खुद का और अन्य रोगी जो है किस प्रकार उपचार अधीन है, यानी कि किस प्रकार का उनको उपचार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये वाले जो पिक्चर में है, यहाँ पर जितने भी रोगी होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको जो है जो भी मेडिसिन दी जा रही है या फिर प्लेसिबो दिया जा रहा है, इस बात की जानकारी इनको होगी। तो ये थे हमारे नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन्स जो हमने देखे। कौन कौन से देखे, एक बार फिर से हम इन पे नजर डालते हैं। पहला हमने देखा क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, जो क्या किस काम में आता है, तत्कालीन समस्या का समाधान ढूंढने के काम आता है। ये कीवर्ड्स है, आपको ऐसे याद रखने हैं और ऐसे ही पूछे भी जाते हैं। इसके बाद हमने देखा सहस्त्र अध्ययन यानी कि कोहर्ट स्टडी, ये किस काम में आता है, चिकित्सा अनुसंधान में ज्यादा होता है और रोग के कारणों की जांच करने के लिए हम इस स्टडी डिजाइन का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमने देखा प्लेसिबो नियंत्रण अध्ययन यानी कि प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी डिजाइन में क्या होता है, वहां पर जो है एक रियल मेडिसिन दी जा रही है एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को प्लेसिबो यानी कि नकली गोलियां दी जा रही है और उसे पता नहीं होता है कि उसे वो इलाज दिया जा रहा है। ये किस लिए होता है, किसी भी दवाई की या किसी भी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का कितना वो इफेक्टिव है ये जानने के लिए हम प्लेसिबो स्टडी डिजाइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने चौथे नंबर पे लास्ट में हमने देखा ओपन लेवल अनुसंधान। यहाँ पर जो होता है, इस परीक्षण में क्या होता है या फिर इस डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसको प्लेसिबो दिया जा रहा है और उस व्यक्ति को जिसको असली ड्रग दिया जा रहा है या फिर कोई भी मेडिसिन दी जा रही है, उसे पता होता है अपने विषय में भी और अन्य रोगियों के विषय में भी कि उसे कौन सी मेडिसिन दी जा रही है या फिर वो किस उपचाराधीन है। तो ये था हमारा क्या, गैर प्रयोगात्मक अध्ययन, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यानी कि जितने भी स्टडी डिजाइन्स थे हमने कर लिए हैं और कुछ हमने विधियां पहले कर ली थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, ये काफ़ी सारी स्टडी जो है रिसर्च मेथड्स हम पहले कर आए हैं। रिसर्च मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और आफ्टर दिस वीडियो और उन्हें भी देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक था, आज हम इसे एंड करते हैं और ये सारे ही जितने हमने किए हैं सभी जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप। अगर नहीं आते तो फिर भी आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, और जो है ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके।
और इसी के साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स और PDF जो है दी जा सके। तो शेयर द वीडियो एंड चलिए एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक